हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स मेथड दिखा था कि क्या फॉर्मूला होता है ना। उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास दो टाइप के फंक्शन थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें बाय पार्ट्स मेथड लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाय पार्ट्स मेथड से ही स्टार्ट करें, है ना। तो इसे हमें सबसे लास्ट ऑप्शन में रखना है। जब कोई मेथड काम नहीं करेगा तब हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना होता है और एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम करना होता है ना। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करने का तरीका क्या होता है, ये आइलेट वाला फॉर्मूला, है ना। और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम किसे लेंगे, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट होगा, और सेकंड फंक्शन हम किसको लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा, है ना। और ये ऑर्डर बताता है कि हमें इसी ऑर्डर में लेना है। तो अगर हम कोई भी दो फंक्शन अगर साथ में आ रहा हो तो जो लेफ्ट वाला फंक्शन होगा उसे हमें हमेशा क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन लेना है, और राइट वाले फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है। क्योंकि राइट वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा इजी होता है और यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा डिफिकल्ट होता है। अगर हम इंटीग्रेशन के टर्म में इसको सोचें तो ये इस तरफ वाला इंटीग्रेशन इजी होगा, इस तरफ वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा। तो हमारा एम यही है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सही तरीके से चूज करें, है ना। अगर ये गलत हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में आगे चल के फंस जाओगे। तो हमें करना क्या होता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर में रखना होता है और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। इसके बाद एक माइनस साइन होता है और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन है। इसके बाद हम जिस फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया उस फंक्शन को हमें पहले डिफरेंशिएट करना होगा और दूसरे फंक्शन को फिर से हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जी एक्स फंक्शन का और सेकेंड फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन है ना। और जो एक फंक्शन है एफ एक्स, उसका हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे दो बार दिखाई दे रहा है सेम फंक्शन का, और ये कंप्लीट फंक्शन का एक बार और इंटीग्रेशन है। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमने ये देखा था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट सी ऐड करते हैं, लेकिन हमें इस वाले पार्ट में कोई भी सी ऐड नहीं करना है ना। कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम सिर्फ फाइनली जब आंसर कैलकुलेट करके लिखेंगे तो लास्ट में बस एक ही सी यूज करेंगे, एक ही कांस्टेंट यूज करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, क्लियर है। तो इसी पे बेस्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन आपको शायद दिया था मैंने करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का, है ना। आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा। तो हमें यहाँ पे फिर से दिखाई दे रहा है कि लॉग एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, है ना। और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन काफ़ी कम आता है ना। तो इससे हम इसलिए बेसिक में ऐड नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा, डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो फिर से हमें बाय पार्ट्स ही यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन वन एज्यूम कर लेते हैं, है ना। और अगर हम अपना आइलेट वाला फॉर्मूला देखें तो आइलेट वाले फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन है, एक एलजेब्रा है वन, क्योंकि एक्स की पावर जीरो है, और एक लॉग का फंक्शन है ये वाला लॉग एक्स ही है ना। तो अब हमें किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो जो लेफ्ट साइड में है उसे हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, यानी उसे इंटीग्रेट करना है, सॉरी डिफरेंशिएट करना है। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इस फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसे लिखेंगे तो पहले हमें फर्स्ट फंक्शन को बाहर में रखना है, लॉग एक्स ले लिया, है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस टाइम्स एक बड़ा इंटीग्रेशन है, और log x जिस फंक्शन को हमने बाहर रखा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अभी मैं पूरा फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। और इंटीग्रेशन ऑफ
1 dx, है ना। और इसके बाद हमें फिर से एक और इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हमने ये इंटीग्रेशन लगा दिया। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, माइनस log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा फिर से x, है ना। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, क्लियर है। डायरेक्टली हम बाहर में कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो अभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन है, इसलिए हम कोई कांस्टेंट ऐड नहीं कर रहे हैं। जब इंटीग्रेशन का साइन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तब हम इंटीग्रेशन का साइन यूज कांस्टेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, फिर से 1 बच गया और 1 का इंटीग्रेशन x, और अब इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है साइन, तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट c यूज कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, आपको होमवर्क में था, शायद आपने ये कंप्लीट किया होगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें देखते हैं कि हम क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे x² e⁻x³ dx। फिर से हमारे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, एक अलजेब्रा का फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम आइलेट अगर देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रा है x² के टर्म में और एक्सपोनेंशियल है e⁻x³। तो हमें इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना। सॉरी, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, याद होगा आपको। लेकिन मैंने पहले बोला था कि हमें अचानक से इस पे जंप नहीं करना है कि नहीं, ये चीज़ हमने, तो अभी आपको ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहा होगा, तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि हम इसमें बाय पार्ट से इसको हम सॉल्व कर लें, है कि नहीं। लेकिन हम इसमें बाय पार्ट्स यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पहला एम यही है कि हम पहले बाकी मेथड्स हमने जितने पढ़े उसमें से कोई काम यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और यहाँ पे देखो x³ है, x³ को अगर t लेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमें बाहर में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सब्सटीट्यूशन मेथड से काम चल जा रहा है हमारा। तो x³ को अगर हम t ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस x² dx = dt। और अब देखो हमारा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, x² dx कितना हो जाएगा dt/2, तो ये e⁻t dt/2 है ना। 2 को बाहर लेंगे, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, और t को हम बाद में फिर से x³ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्लियर है। तो हमें अचानक से इस आइलेट वाले और बाय पार्ट्स मेथड पे जंप नहीं करना है। क्वेश्चन जानबूझ के आपको इस तरीके से देगा कि आप इस डायरेक्शन में मूव करो, और अगर आप इस डायरेक्शन में एक बार मूव कर गए तो फिर ये इंटीग्रेशन सॉल्व भी नहीं होगा, क्लियर है। तो ये चीज हमें दिखाई दे रहा है कि पहले हमें ये देखना है कि कौन सा इंटीग्रेशन हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। अगर आपका मेथड सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर किसी इंटीग्रेशन में आपका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा है या इंटीग्रेशन लेंदी हो रहा है, इसका मतलब आप किसी गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो आपको उसी टाइम पे थोड़ा सा रुक के फिर से सोचो कि क्या हम इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं या नहीं, या सिर्फ यही एक तरीका है, ठीक है। वैसे ही हमने लास्ट क्लास में tan इनवर्स x का भी किया था, है ना, तो वो हम क्लास में कर चुके हैं। एक और इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x, है ना। यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें आपका कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है ना। तो देखो यहाँ पे जो आइलेट में वाला है, इसमें हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल है e⁻x और एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो हमें इस मेथड के हिसाब से क्या करना चाहिए, पहले वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इस वाले को सेकंड फंक्शन लेंगे। इस वाले को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस वाले को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस मेथड से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर केस ये है कि अगर आप इसको इंटरचेंज भी कर देते हो तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। तो बेसिक आइडिया ये आइलेट बनाने का क्या था, याद होगा आपको कि हमने ये बोला था कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजी है उसे हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं,
और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन टफ है वहाँ उसे हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों सिंपल फंक्शन है और दोनों का हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट चूज कर ले तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हमें ये इंटीग्रेशन आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइलेट के हिसाब से ही हमें चलना है, हमेशा यही याद रखो, है ना, कि जब भी कुछ बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत पड़े तो हम आइलेट मेथड ही यूज करेंगे। तो अब देखो कि इस वाले फंक्शन को या e टू द पावर x जो है इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहले वाले फंक्शन को हम बाहर रखेंगे और e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, e टू द पावर x, है ना। मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख रहा हूँ, माइनस टाइम्स एक बड़ा इंटीग्रेशन और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, है ना। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx ही हो गया। यहां तक क्लियर है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, यहां पे हम फिर से फंस गए, है ना। तो एक बार और इसमें लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तो एक बार और अगर हम इसमें ट्राई करेंगे तो ये वाला पार्ट तो हमारा सेम रह गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे फिर से हम इसी वाले रूल से चलेंगे। तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो ये बाहर रहेगा और e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर x ही आएगा, है ना। यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लिख रहा हूँ फॉर्मूले वाला, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से एक इंटीग्रेशन का साइन आएगा, है ना। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e टू द पावर x और एक बड़ा dx पहले से। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने जहां से स्टार्ट किया था फिर से हमारे पास वही इंटीग्रेशन फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं। यानी अगर हम इसको अब अगर हम इसमें फिर से बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो फिर से हमें ये मिलेगा, है कि नहीं, और फिर से इंटीग्रेट करेंगे फिर से हमें यही मिलेगा। तो यानी अगर इसको हम डायरेक्टली करते रहें इसी प्रोसेस में तो ये इनफाइनाइट टाइम्स इसी तरीके से आपस में स्विच होता रहेगा, है ना। तो ये चीज कभी सॉल्व भी नहीं होगा। तो हमें एक्चुअली में इसे सॉल्व करना है। इसे हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया था, आई मान लिया था, तो इसको हम आई से रिप्लेस कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आई एक पहले से था, e टू द पावर x साइन x ये वाला पार्ट है, माइनस e टू द पावर x कॉस x, और इस वाले पार्ट को हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, माइनस आई, है ना, क्योंकि हमें आई की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। आई को इस तरफ लेके आ जाओ तो ट्वाइस आई e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x, है ना। तो यहां से हम आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x बाई टू साइन x माइनस कॉस x, और एक कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो कभी कभी हमें ये एग्जांपल लेने का पर्पस ये था कि आप ये देखो कि अगर हमें कभी इंटीग्रेट करना पड़े और जिस इंटीग्रेशन से हमने स्टार्ट किया वही इंटीग्रेशन अगर फिर से कहीं पे रिपीट हो जाता है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू आई सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, है ना। तो ये चीज इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होगा और मोस्ट ऑफ द टाइम तभी होगा जब साइन एक्स का कोई टर्म होगा, है ना, क्योंकि यही फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे तो कॉस में चेंज होगा, इंटीग्रेट करते हैं तो भी साइन कॉस आपस में इंटरचेंज होता रहता है ना। तो इस टाइप के फंक्शन में हमें यह ध्यान रखना है कि जिस इंटीग्रेशन से आपने स्टार्ट किया अगर वही इंटीग्रेशन फिर से रिपीट हो जाता है तो उसको सिंपली आई से सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व कर लो और आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक में और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो कि उसमें हम किस तरीके से बाय पार्ट्स हम यूज कर पा रहे हैं, हमें फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को किसे चूज करना है और सेकंड फंक्शन किसे चूज करना है, ठीक है। इसी बाय पार्ट्स के बेसिस पे एक और टाइप के इंटीग्रेशन दिखाई पड़ता है ना। तो हम वो स्पेशल काइंड ऑफ देख लेते हैं। बाय पार्ट्स में एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन होता है, उसे हम देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं स्पेशल इंटीग्रेशन अंडर बाय पार्ट्स,
है ना। तो इस बाय पार्ट्स मेथड के बेसिस पे एक और टाइप का इंटीग्रेशन होता है ना। तो ये बस हमें ध्यान रखना है कि ये चीज अगर कहीं पे दिखाई पड़े, है ना, ये स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन तुम्हें क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली दिखाई पड़ जाएगा, है ना। तो अगर हमें ये कुछ पैटर्न दिखाई पड़ जाए तो हम क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, है ना। उसमें हमें बाय पार्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम एक फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन इस टाइप का है कि अगर हमारे पास e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का टर्म हो, है ना, dx, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, है ना। तो ये थोड़ा सा इजी मेथड है, क्लियर है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू ये होती है ना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहली चीज कि अगर किसी क्वेश्चन में e की पावर x का टर्म हो, है ना, e की पावर x का टर्म हो और कोई दो फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। तो जब भी हमारे पास इसके प्रोडक्ट में जो दो फंक्शन है तो वो दो फंक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, है ना। तो पहला हिंट हमें यहां पे मिलता है कि जब भी किसी इंटीग्रेशन में e की पावर x का टर्म है तो हमें डायरेक्टली इस वाले इंटीग्रेशन के बारे में एक बार सोचना है कि क्या ये इंटीग्रेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। और अगर तुम इस टाइप का फॉर्मेट बना सकते हो तो डायरेक्टली हम इसका आंसर क्या लिख पाएंगे, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं और फिर इस पर एक दो क्वेश्चन करके हम समझने का ट्राई करेंगे कि ये क्या होता है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन इसे प्रूफ करना है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना। तो यहां पे हम इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि प्लस के फॉर्म में है। तो e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस e टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना। हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं और इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल बाय पार्ट्स वाला मेथड हम सिर्फ इस पार्ट में लगा रहे हैं, इस पार्ट से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन बाहर में रहेगा, है ना। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e टू द पावर x माइनस टाइम्स एक बड़ा सा इंटीग्रेशन होगा और फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा e टू द पावर x। तो ये पूरा पार्ट सिर्फ इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन है ना। तो ये यहां से लेके यहां तक है और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा था तो इसको हमने यहां पे फिर से लिख दिया। अब देखो ये दोनों पार्ट सेम है कि नहीं, है ना। ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो जब भी हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन दिखाई पड़े एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट का, है ना, तो हम डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो इसको आप एक फॉर्मूले की तरह लिस्ट में ऐड कर लेना कि ऐसा कुछ हो तो हम ये आंसर लिख पाएंगे। हिंट हमारे पास यही है कि e टू द पावर x का टर्म होगा और साथ में जो मल्टीप्लिकेशन होगा उस मल्टीप्लिकेशन को हमें एडिशन के फॉर्म में ब्रेक करना है ना। जब आप ये ब्रेक या तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया होगा या दिया नहीं होगा। तो अगर नहीं दिया होगा तो हम पहले ट्राई करेंगे क्या हम उसको दो फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं जो एक दूसरे का डेरिवेटिव हो। अगर कर पाओगे तो डायरेक्टली आंसर लिख पाओगे, अगर नहीं भी कर पाओ तो भी अगर हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो हमारा आंसर वैसे भी निकल जाएगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम यही होगी कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो उस चीज को हम अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इस पे ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो। मान लो हमारे पास फंक्शन है e टू द पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एलजेब्रा का फंक्शन है। तो हमें बाय पार्ट्स तो यूज करना है, पहली चीज हमें ये समझ में आ रही है, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूशन या कोई और मेथड काम नहीं करने वाला है ना। लेकिन
स्पेशल केस यहाँ पे ये है कि e टू द पावर x का टर्म है, तो e टू द पावर x का टर्म है, तो हमें एक बार इस इंटीग्रेशन के बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये काम कर सकता है कि नहीं। तो e टू द पावर x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड है, क्या हम इसको fx प्लस माइनस एफ डैश एक्स के टर्म में लिख पाते हैं या नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को fx एज्यूम कर लेते हैं तो ये फंक्शन इसका क्या है, डेरिवेटिव है ना। तो यहाँ पे देखो इस fx को हम अगर 1/x को हम fx एज्यूम कर लें तो f डैश एक्स कितना हो जाएगा, -1/x², और इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो हमें यही फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस c e टू द पावर x इंटू fx हमने क्या एज्यूम किया, 1/x, है ना। तो ये डायरेक्टली हम आंसर लिख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया है कि नहीं, डायरेक्टली हम आंसर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी वो यूज नहीं कर रहे हैं जो हमने पहले यूज किया था, बाय पार्ट्स वगैरह हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम आंसर लिख दे रहे हैं। क्लियर। तो अब देखो कि यही क्वेश्चन कभी इस फॉर्मेट का भी हो सकता था, है ना, e टू द पावर x इंटू, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे में देखो कितना आ जाएगा, x² और यहाँ पे x-1। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन दिया होता तो हमें ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पे बाय पार्ट्स ही यूज होने वाला है, लेकिन e टू द पावर x का टर्म है तो हम एक बार इस वाले फंक्शन के स्पेशल केस में चेक कर सकते थे। तो e टू द पावर x और ये कंप्लीट जो फंक्शन था, इस कंप्लीट फंक्शन को हमें दो पार्ट में प्लस माइनस में ब्रेक करना था, है ना। याद होगा आपको कि हमने किया था कि डिवीजन वाला जो भी क्वेश्चन हो उसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो यहां पे हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो दोनों किस फॉर्मेट का बन जाए, fx प्लस एफ डैश एक्स का। तो अगर हम x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो ये इस फॉर्मेट का बन जाएगा, जो यही क्वेश्चन सेम ही था, है ना। तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो हमें डायरेक्टली देख पा रहे हैं हम, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके हम इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारे पास फंक्शन है e टू द पावर x इंटू x-3/x-1 का क्यूब, ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। तो यहां भी हमें यह समझ में आ रहा है कि हमारा बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और एलजेब्रा वाला पार्ट है। क्लियर है। तो लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंशियल का टर्म है तो हम यहां पे इस वाले फॉर्मूले के बारे में सोच सकते हैं कि e की पावर x का टर्म तो है ही, इस वाले पार्ट को अगर हम किसी तरीके से ब्रेक करके fx प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब सिर्फ हम इस वाले पार्ट को कंसंट्रेट करते हैं, x-3/x-1 का क्यूब, है ना। डिनोमिनेटर में देखो 1 - x का क्यूब है ना। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर 1/x का टर्म है हमारे पास तो 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा, -1/x², है कि नहीं। यानी अगर डिनोमिनेटर में x है तो इसके डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर में कितना जा रहा है, x²। अगर डिनोमिनेटर में x² होता तो इसके डिनोमिनेटर में कितना जाता, x⁴ का कोई टर्म जाता, है ना। अगर हम x³ का टर्म होता डिनोमिनेटर में तो ये इसमें किस में जाता, x⁶ में, है ना, क्योंकि ये इसका स्क्वायर हो रहा है हर बार। क्या कभी किसी केस में क्यूब जनरेट हो सकता था, नहीं हो सकता था, है ना। क्यूब तभी आपका जनरेट हो सकता है जब ऊपर भी एक x का टर्म हो जो नीचे के साथ एक x कैंसिल हो जाए, है ना। तो किसी भी केस में नीचे में पावर कितनी होनी चाहिए थी फंक्शन की ताकि उसका डेरिवेटिव में क्यूब जनरेट हो, तो क्यूब जनरेट नहीं हो सकता। तो हमें यह पता है कि पावर 4 तक हम जा सकते हैं, है कि नहीं। तो पावर 4 जनरेट हो रहा होगा लेकिन कुछ टर्म कैंसिल हो गया इसलिए ये x-3 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली चीज हमें यह समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमें पावर 2 अगर हम जनरेट कर पाए नीचे में तो डेरिवेटिव अगर लेंगे तो x⁴ तक हम जा सकते हैं, है ना।
तो ऊपर वाले फंक्शन से हम अगर -2 बाहर निकाल दे तो देखो एक टर्म ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, x - 1 का क्यूब, है ना। कैसे सोचना है ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। हमने -2 को बाहर निकाल दिया और अब अगर हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना जनरेट होगा, x - 1 का होल स्क्वायर और -2 अपॉन x - 1 का होल क्यूब, है ना। तो अब ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको फंक्शन लेंगे तो इसका डेरिवेटिव जब जनरेट होगा तो डिनोमिनेटर में x की पावर 4 जनरेट हो सकता है ना। यानी x - 1 ऊपर नीचे कहीं से कैंसिल होकर 3 बनाया जा सकता है। तो एक बार इस फंक्शन को f(x) एज्यूम करके इसको डिफरेंशिएट करने का ट्राई करो, है ना। तो ये फंक्शन हमने लिया और इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव करना इजी है, तो वो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकल के आता है, एक्स क्यूब ही निकल के आता है, क्योंकि ऊपर से x - 1 का एक टर्म कैंसिल हो जाता है ना। तो ये दोनों टर्म क्या है, आपस में एक दूसरे का डेरिवेटिव है। यानी हमें f(x) किसको चूज करना है, f(x) इक्वल टू 1/x - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और अगर हमें f(x) मिल चुका है तो इस वाले पार्ट को हम डायरेक्टली आंसर क्या लिख पाएंगे, e⁻x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है। तो हम बाय पार्ट्स यूज नहीं करके थोड़ा सा फंक्शन को एडजस्ट करके हम डायरेक्टली आंसर लिख पा रहे हैं। क्लियर है। तो ये एक मेथड है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.4 में 7.6 हम कर रहे थे, है ना। तो 7.6 अब आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए और उस एग्जांपल्स के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि हमें कहाँ पे यूज करना है। ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास मेथड वही है कि पहले अदर मेथड सोचो, अगर उसमें से कोई काम नहीं करता है तब हम इस मेथड पे आएंगे और इस मेथड पे भी आएंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइप का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं पे दिख जाए तो एक बार इस वाले टर्म के बारे में जरूर सोचो, इस फॉर्मूले के बारे में, कि अगर ये लग जाए तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, है ना। तो ये एक्सरसाइज 7.6 आप ट्राई करो। बाकी सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस बाकी होंगे जो इस टाइप के होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन का ही एक और पार्ट इसी के बेसिस पे, है ना, बाय पार्ट्स के ही बेसिस पे, हमने जो I9 के थर्ड वाला टाइप था जो हमने उस टाइम पे नहीं किया था, वो हमने बोला था कि लास्ट में करेंगे। तो वो इसलिए लास्ट में यूज करते हैं क्योंकि उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हमारे पास बाय पार्ट्स यूज करना पड़ता है। तो बाय पार्ट्स के लिए हम अब सीख चुके हैं, तो अब हम टाइप 3 वाले पे पार्ट पे देखेंगे कि I9 के टाइप 3 वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, है ना। तो इसके बाद आपका I9 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम I9 के रिमेनिंग 3 इंटीग्रेशन और टाइप 3 के इंटीग्रेशन को हम चेक करेंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इंडेफिनिट में। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स और करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो डेफिनिट पार्ट आप इजीली कर सकते हो, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे कर चुके हो, है ना। बस उसमें हमें क्या लगाना है, लिमिट लगाना है ना। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना का ही है, लिमिट का डिफरेंस है। तो लिमिट यूज कर लो, बाकी सारा कैलकुलेशन हमें इंडेफिनिट के तरह ही करना है ना। कुछ कुछ प्रॉपर्टी उसमें होती है वो जो हम आगे देखेंगे जब वो करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय।